So guys, today we are going to start with human physiology. ठीक है? Yes. Human physiology में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ना, that is going to be human nutrition. Yes. Digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी ये चैप्टर, ये पूरा यूनिट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, फॉर MHT, CET एवरीवेयर। ठीक है, पूरे यूनिट में से नीट में देर आर 7 चैप्टर्स, यू विल बी गेटिंग अराउंड 15 to 20, कभी कभी 25 MCQs तक भी जाता है। यस, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का पार्ट, बट टोटल सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी ये और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन डिसीजेस, सब चैप्टर्स पकड़ के 35 MCQs, मतलब तुम्हारे जो ऑलमोस्ट आधे MCQs 35-40 MCQs ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे। ठीक है, सो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। यस, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम फर्स्ट। ये टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले, पहले तो सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, डाइजेशन में होता क्या है, फिर अनाटमी पढ़ेंगे और फिर एक एक फिजियोलॉजी कैसे क्या कहाँ ब्रेक हो रहा है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। दो मिनट तो सिर्फ मेरे को ओके। सो दिस इज द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी जो भी खाना हम लोग खाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, खाना खाते तो वो प्रोसेस का नाम है इंजेशन। इजी, एक बार इंजेस्ट करेंगे, क्या इंजेस्ट करोगे, क्या क्या खाते हो तुम मैक्रो मॉलिक्यूल्स नॉर्मली खाते हो या बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली लिखेंगे क्योंकि फैट भी आ रहा है, राइट। सो बायोमॉलिक्यूल मतलब लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में अपन नॉर्मली क्या खाते हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स खाते हैं और लिपिड्स खाते हैं। ये सारी चीजें आप इंजेस्ट करेंगे। एनी डाउट स्टिल हियर? बट ये पता है अपने को कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लड में जाएंगे क्या? नहीं। सेल के अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जो पूरा एक चेन है, पॉलीमर है, उसको हम धीरे धीरे अंदर सब जगह, स्टमक में और डिओडेनम में क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, राइट। तो वो प्रोसेस, सेकेंड स्टेप को क्या बोलोगे आप? डाइजेशन, राइट। सो व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट हैपेंस इन डाइजेशन? ऑल दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर देयर, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, राइट। तो जो भी अपने ये पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीमर्स है, उसके अपन मोनोमर्स बना रहे हैं। जैसे फिर स्टार्च का क्या बनाओगे, ग्लूकोज हो सकता है कि लैक्टोज है, मिल्क पी रहे तो क्या लैक्टोज हो सकता है। सो बेसिकली मैं बना रही हूँ मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? प्रोटीन्स को तोड़ के क्या बनाएंगे, अमीनो, और लिपिड्स को तोड़ के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। समझे बायोमॉलिक्यूल्स क्यों पहले लिया मैंने, पता है? यस। तो सेकेंड स्टेप में बेसिकली हो रहा है डाइजेशन। डाइजेशन क्या करता है, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन होता है। क्लियर? ओके। थर्ड स्टेप, एक बार ये सब ब्रेक हो गया, अभी ये ब्लड में जा सकता है कि नहीं? तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो भी खाना तुम खा रहे हो वो जाएगा ब्लड वेसल्स में, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन हुआ। यस। तो जो भी खाना है जो आपके ब्रेक डाउन हुआ वो जा रहा है ब्लड वेसल्स में। अच्छा, फैट पानी में जा सकता है क्या, फैटी एसिड पानी में जा सकता है क्या? ब्लड में तो पानी है, नहीं, तो वो जाएगा लिम्फ में। ठीक है, लैक्टियल्स करके एक पार्ट आता है वहां पे। सो ब्लड वेसल्स, लैक्टियल, ये सब में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप। सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अब्जॉर्प्शन। वेरी गुड। ठीक है, अभी एक बार अब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड उसको लेके पूरी बॉडी में घूमेगा। आइडियली ना
होता क्या है, पहले यहाँ से वो सब चीजें जाती है डायरेक्टली लिवर में, ठीक है। लिवर में डिसाइड होगा कि ओके स्टोर करना है क्या, फेंकना है क्या, टॉक्सिक है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या, सब डिसीजंस लेंगे, लिवर डिसाइड करेगा और फिर वो चीजों को भेज देगा ब्लड में बाकी ऑर्गन्स के पास। क्लियर। एक बार वो हर एक सेल के पास गया तो सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को अंदर लेके एनर्जी बनाएगा। तो जब ये खाना सेल के अंदर जाता है वो होती है आपकी फोर्थ स्टेप, जिसको आप बोलते हो assimilation. Understood what is assimilation? When the food goes from blood or lymph into the cells. सेल्स में जाके क्या करेगा, एनर्जी देगा, प्रोटीन्स बनाने हैं, जो भी प्रोसेस है उसकी। क्लियर। और जो वेस्ट है, जो कहीं यूज नहीं हुआ, उसको क्या करेंगे, जो कभी ब्लड में गया ही नहीं, उसको क्या करेंगे, उसको बाहर फेंक देंगे। सो दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज इजेशन। कहता है क्या? सो व्हाट आर द 5 स्टेप्स? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। नीट में तुमको जब क्वेश्चन आता है ना तो अरेंज करने भी आता है ऑर्डर में, या डेफिनेशन देते और पूछते व्हाट इज दिस प्रोसेस। एनी डाउट स्टिल हियर? दे ऑल वांट टू राइट दिस डाउन फर्स्ट? ओके, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम राइट नाउ। अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सिर्फ इंजेशन, उसके नीचे एरो करके डाइजेशन ऐसा लिख सकते हो, बट डायग्राम अपन करेंगे क्योंकि मैं इसके ऊपर ही पूरा सिस्टम समझा दूंगी एक पेज में। यहाँ पे 2 मिनट। ये जो मेन ट्यूब है आपकी, ठीक है, उसके अलावा ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसकी बात मैं अलग से कराऊंगी, बट बेसिकली क्या है, 3 ग्लैंड्स होते हैं। उसकी नेमिंग मैं आपको लास्ट में ही देती हूँ, पूरे ऑर्गन्स की नेमिंग साथ में देती हूँ। ओके, कळलाय का पण एवढा पार्ट? बहुत लोगों को ना इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क नहीं समझता। इजेशन कभी सेल में गया क्या? जो मटेरियल तुमने इजेस्ट किया दैट नेवर एंटर द सेल, वो अनडाइजेस्टेड है, समझा। एक्सक्रीशन वो है जो सेल में जाके सेल ने बाहर फेंका है, जैसे मेटाबॉलिज्म के बाद बना यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दैट इज द डिफरेंस। सो दिस इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट विच हैज नेवर एंटर्ड द सेल। क्लियर? ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है। ये सारे सिंपल अब्जॉर्बेबल है, राइट? देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब ये ब्लड में एंटर नहीं कर सकते, इसके लिए इसको तोड़ना पड़ेगा इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल। अब्जॉर्बेबल मतलब जो ब्लड में एंटर करेगा। चलो, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ हो गया अपना। क्लियर? अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तुम लोग को दिख रहा है माउथ से लेके एनस तक एक कंप्लीट ट्यूब है, यस, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। ओके, so the digestive system is divided into 2 parts। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या है? पूरा एक ट्यूब है, ठीक है। दिस ट्यूब इज अराउंड 10 to 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और ये स्टार्ट होती है माउथ से, खत्म होती है एनस पे। यहाँ पे सिर्फ फूड रहेगा, क्लियर? फूड इसके अंदर से आएगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो वहां पे खाना कभी नहीं जाएगा, यहां से एंजाइम या कोई केमिकल आएगा एलिमेंट्री कैनाल में, समझा? तो ये समझ के लेना कि फूड डज नॉट पास हियर, पास थ्रू दिस, राइट? यहां से क्या आता है? या तो एंजाइम्स हो सकते हैं या कोई और केमिकल, जूसेस, जो भी है, दे आर रिलीज इन द एलिमेंट्री कैनाल। एनी डाउट्स? पक्का?
चलो अभी देखते हैं सारे सारे पार्ट्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है ये माउथ। माउथ को दूसरा नाम है ओरल कैविटी, राइट, या फिर उसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। हम लोग माउथ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ तुमको नाम बता रही हूँ। फिर एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं फैरिंग्स, यस। फिर एक ट्यूब आती है अपनी फूड पाइप जिसका नाम है एसोफेगस। फिर आता है स्टमक। स्टमक के बाद ये जो पतला पतला पार्ट दिख रहा है कम डायमीटर वाला, पतला बनाते रुको, यस, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स है, तुम लोग को ये सी शेप दिख रहा है, पहला पार्ट, इसको बोलते हैं डिओडेनम। उसके बाद एक पार्ट है जेजुनम और लास्ट पार्ट है इलियम। क्लियर? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है। सो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स से दिखते हैं। सबसे पहला ये जो सर्कुलर पाउच जैसा है इसको बोलते हैं सीकम। सीकम से ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है अपेंडिक्स। इट इज कॉल्ड एज वर्मी फॉर्म, वर्म जैसा अपेंडिक्स। कोई डाउट? फिर ये देखो, ये दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये पूरे पार्ट को बोलते हैं कोलॉन। करते का इसको बोलते हैं कोलॉन। तो कोलॉन कौन से देखो, ऊपर जाने वाला असेंडिंग कोलॉन, साइड में ट्रांसवर्स, नीचे डिसेंडिंग और एस शेप मतलब सिग्मॉइड। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलॉन, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन में ही इंक्लूडेड है, करता है। फिर ये पार्ट को बोलते हैं रेक्टम और जो ओपनिंग है वो है एनस। एनी डाउट स्टिल हियर? पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझा है तुम लोग को। अब मैं तुम लोग को सिर्फ एसोसिएटेड ग्लैंड्स के नाम बताऊं। यहाँ पे देखो सलाइवा बनाने के लिए है, वेरी गुड, ये है लिवर और ये छोटा सा दिख रहा है पैंक्रियास। इतने ही है। एनी डाउट्स इन द ऑर्गन्स? ठीक है, काफी बार तुमको क्वेश्चन देंगे, डायग्राम देंगे, पूछेंगे ये क्या है। ओके, डू यू वांट टू राइट दिस डाउन? ओके, करता है ना। So now we are going to talk about the mouth or the buccal cavity. Clear? Okay, so the first part of the digestive system is called as mouth या oral cavity या बक्कल कैविटी। अभी इसमें क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले तो इसमें होते हैं लिप्स, ठीक है, लिप्स, ठीक है। अभी अंदर क्या क्या होता है? दांत होते हैं। I'm just going to draw this. So अंदर ऐसे दांत होते हैं, राइट, और दांत फिक्स्ड होते हैं गम्स में, है कि नहीं। अभी लिप्स साइड में कौन सा पार्ट होता है? चीक, और चीक और अंदर दांत गम्स के बीच में थोड़ी सी गैप है जिसको सीधा खाना अटकता है, वो पार्ट को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में क्या होता है? आउटर साइड पे चीक्स है और इनर साइड पे गम्स एंड टीथ है, समझा। उसके बीच में जो छोटा सा जगह है ये, ठीक है, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। प्रॉब्लम? और फिर अंदर होगा मेन कैविटी, जो मेन खाली जगह जिधर खाना अपन एक्चुअली च्यू कर रखते, राइट। इसके अलावा होंगे दांत और लास्ट में टंग। क्लियर? यस। अभी इजी है, राइट, कुछ डिफिकल्ट नहीं। नाक और माउथ, नोज एंड माउथ, इन दोनों के बीच में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक पार्ट आता है, यस। ये बोन का नाम है मैक्सिला और इसको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं?
पैलेट। अभी तुम टच करोगे तो देखोगे आगे का पार्ट हार्ड होता है, पीछे सॉफ्ट होता है। तो पैलेट कैसा है? आगे का पार्ट है हार्ड पैलेट, पीछे का पार्ट है, एनी डाउट्स? पक्का? ठीक है। वेस्टिब्यूल में इतना ही है, कैविटी मतलब स्पेस है सिर्फ। अभी मेन पार्ट आता है हमारा टीथ पे, क्योंकि वही चीज अलग है, वही चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? सो टीथ आर बेसिकली hard substances, hard or parts which are fixed in the jaw, right? अभी मुझे मार्कर्स दो, ठीक है। अभी अपने दांत को डिस्क्राइब करने के लिए 3 टर्म्स यूज होती है जिसमें बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो अपने दांत मतलब अपने डेंटिशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो देयर आर 3 टर्म्स। चलो इरेज दिस के लिख रखूं, रहो दे, ठीक है, ओके। देखो अपने डेंटिशन के लिए 3 मेन टर्म्स यूज होती है। सबसे पहले थीकोडोंट मतलब क्या है? अपने पास देखो इधर ऐसा, हाँ जॉ है, जबड़ा है, यस ऐसा जॉ है। तो जॉ के अंदर खड्डा रहता है और वो खड्डे में अपना दांत फिक्स्ड होता है, राइट? सो व्हाट डू वी हैव इन द जॉ? वी हैव सॉकेट्स लाइक दिस, और ये सॉकेट्स के अंदर हमारा क्या है? टीथ फिक्स्ड है कि नहीं? दांत ऐसे इधर फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो जॉइंट है वो जॉइंट का नाम पूछते हैं, वो दोनों मूव होता है क्या ये जॉइंट? नहीं, तो ये फिक्स्ड है, बिल्कुल मूव नहीं। इस जॉइंट को एक बहुत स्पेशल नाम है गोम्फोसिस। यस, काफी कॉमन क्वेश्चन है। सो थीकोडोंट का मतलब क्या है? आर टीथ are fixed in sockets in the jaw. Any doubts? अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड टर्म जो यूज होती है उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाई मतलब 2। अपनी जिंदगी में अपने को कितने बार दांत आते हैं? 2 बार। एक होता है मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। सो बेसिकली वी गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ। यस, हम लोग इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आधी डेंटिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। लिसन, अभी मिल्क टीथ जो 20 होते हैं और परमानेंट टीथ जो एक्चुअली 32 होते हैं। यस, ठीक है। किससे बने, क्या बने, वो भी बात करूंगी। डाइफायोडोंट का मीनिंग समझा है। लास्ट टर्म जो यूज होती है वो है हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब अलग, तो हमारे पास 4 अलग टाइप के दांत है, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी एक अलग डायग्राम है, लेट मी जस्ट, अगर समझो मैं मेरा डायग्राम में बता रही हूँ, फिर टेक्स्ट बुक की डायग्राम बताती हूँ। यस, लिप्स, अगर इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करें और ये ऊपर का हाफ पढ़ रही हूँ मैं, समझते का? तो अभी देखो हमारे पास जो दांत है वो कहाँ कहाँ पे है। एक तो कैसा करता है, कैसा है, तो डेंटल फॉर्मूला कैसा आता है वो भी समझेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे 2 दांत होते हैं जो बेसिकली बच्चे नहीं क्या काटने के लिए यूज करते हैं। यस, सो अपने पास है पहले 2 कौन से है? इंसाइजर्स, जो क्यों यूज होता है? बाइट करने के लिए, राइट। उसके बाद ड्रैकुला वाले दांत, पॉइंटी दांत, राइट, इनको बोलते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स किसके लिए है? टेयर करने के लिए। तो अपने पास नहीं होते इतने स्ट्रॉन्ग, अपने पास कंपैरेटिवली इतने पॉइंटी नहीं है क्योंकि अपन पका पकाया खाते हैं, बट जो एनिमल्स है उनमें बहुत पॉइंटी होगा। कॉमन सेंस, राइट, वेरी गुड। इसके पीछे आते हैं दाढ़ मंटा जला, उसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। यस, और सबसे पीछे आते हैं 3 मेन, उनको बोलते हैं मोलार्स। तो प्री मोलार्स और मोलार्स क्या करते हैं? फूड को क्रश करेंगे, उसमें सलाइवा मिक्स करेंगे, उसको च्यू करने में मदद करेंगे, कहते हैं। सो दे आर फॉर क्रशिंग एंड च्यूइंग। एनी डाउट स्टिल हियर? इजीली समझा? टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा अलग है, मुंह खुला वाला डायग्राम है, बट वो समझता नहीं, इसके लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया। ओके, अभी आते हैं डेंटल फॉर्मूला पे। इधर लिख दो नीचे सबका डेंटल फॉर्मूला, दैट वुड बी द लास्ट थिंग। टंग फिर लास्ट में अलग से देती हूँ चाहिए तो। सो डेंटल फॉर्मूला मतलब डेंटिस्ट लोग देखते हैं ना कितने दांत है भाई,
तो वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मतलब तो 5-6 साल तक रहते हैं बच्चों के छोटे छोटे दांत। उनके पास देखो जो फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हैं, कितने इंसाइजर्स, कितने कैनाइन्स, कितने प्रीमोलार्स, कितने मोलार्स। अभी देखो 2 मतलब 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलार्स, 2 मोलार्स। पता है का? तो बच्चों में बेसिकली क्या है, प्रीमोलार्स आर एब्सेंट। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। कहता है अभी देखो यहाँ पे 5 दांत, इधर 5, इधर 5, इधर 5, टोटल कितना हुआ 20 दांत। तो मिल्क टीथ कितने हुए, समझ लो। तो फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा है, ये सॉरी ऊपर का और नीचे का दोनों पार्ट्स लिखे। कहता है वैसे ही राइट साइड पे भी होगा, लेफ्ट साइड पे भी वैसा लिखेंगे। सो बेसिकली दे डोंट हैव प्रीमोलार्स, पहला चीज, और उनके पास विजडम तो अक्ल दाढ़ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। टोटल टीथ कितना है, इधर तो कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग टिल हियर? चलो अभी बात करते हैं अडल्ट टीथ की। अडल्ट में ना 2 टाइप्स है। एक होगा टिल द एज ऑफ 20-25 की एज तक, ठीक है, जब तुमको अक्ल दाढ़ आने लगती है, पता है, ठीक है। सो नॉर्मली 18, कभी कभी 12, लेस देन 25 एज लिख देते, ठीक है। इन लोग में ना लास्ट मोलार मतलब अपना अक्ल दाढ़, विजडम टूथ एब्सेंट है। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, 2 1 2 2। कहता है 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार, 2 मोलार्स। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। टोटल दांत काउंट करो, 7 ऑन वन साइड, टोटल हो गए 28, ठीक है। टोटल टीथ आर 28। क्यों ऐसा है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी डाउट्स। और फाइनली आफ्टर 21, अगर सॉरी आफ्टर 25 किसी को विजडम तो आ गया, तो फाइनल फॉर्मूला जो एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, 2 1 2 3। यस, 2 1 2 3। टोटल दांत हो गए, एनी डाउट्स नाउ? तो बच्चों में पूछते, बच्चों में कितना होगा, ठीक है, कौन सा दांत एब्सेंट होगा। 18 इयर्स का लड़का है, उसमें 28 दांत है, तो कौन से दांत एब्सेंट है, कितने विजडम टीथ होंगे, 4। कहते का इजी है, ये ऐसे एनालाइज करके अपने आंसर्स लिखने। सो दैट इज इट। डू वांट टंग को मैं अलग से लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑल गुड, क्या खत्म करूँ टंग भी, एंड विल बी डन विद द टॉपिक। ओके, टंग बेसिकली क्या है, एक पूरा मस्क्यूलर ऑर्गन है ऐसा, राइट? यस, सो टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ऑफ कोर्स उसमें बोन वोन नहीं होता। अभी ये जो टंग है ये नीचे कनेक्टेड होती है, राइट? यहाँ पे देखा अपनी टंग ऐसे नीचे कनेक्टेड होती है। उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। यस, सो वो जो टंग का कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम। ओके, ऊपर कनेक्शन नहीं होता है बट नीचे इट इज कनेक्टेड बाय फ्रेन्यूलम टू द लोअर जॉ। एनी डाउट्स? ओके, अभी अगर टंग को देखोगे तो कभी भी अपनी टंग स्मूथ नहीं दिखेगी। अगर मैं साइड से ड्रॉ करूँ तो ऐसे 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 फोल्ड्स दिखते हैं, राइट? तो वो जो ऊपर आ रहा है, जो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, उनको बोलते हैं पैपिले। यस, अलग अलग टाइप के पैपिले होते हैं, सर्कमवैलेव, फोलिएट वगैरह, बट कोई ना झंझट नहीं है, पूछने नहीं वाला है कोई, ठीक है? अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो स्ट्रेस ना घ्यायचं। ये पैपिले, बेसिकली पैपिले मतलब प्रोजेक्शंस। अभी ये पैपिले में कहीं कहीं पे ऐसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, दे आर कनेक्टेड टू न्यूरॉन्स। फर्क समझ रहा है? पैपिले आर नॉट टेस्ट बर्ड्स, दीज आर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स बेसिकली क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब
जो भी आप केमिकल खा रहे हो वो केमिकल के हिसाब से इम्पल्स बना के ब्रेन को भेजेगा कि ये मीठा है, ये कड़वा है, वॉटेवर। तो उनको बोलते हैं गस्टेटो। गस्टेटो मतलब टेस्ट, गस्टेटो रिसेप्टर्स कहता है। अपने पास 4 टेस्ट बड्स है, कौन से? स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर। ठीक है, अपने पास स्पाइसी के लिए कोई टेस्ट बड नहीं होता। स्पाइसी कब फील होता है? जब वो नर्व्स को वो बहुत इरिटेट हो जाता है, करता है। इतना डाउट? अभी ये नर्व्स ब्रेन के पास जाएंगे तो कौन सी नर्व्स लेके जाती है? तो ये जाता है टेस्ट का फेशियल नर्व के पास। क्रेनियल नर्व में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। फेशियल नर्व बेसिकली वो टेस्ट लेके जा रहा है। और टंग का जो मूवमेंट है, फेशियल नर्व कौन सा नर्व है? 7th क्रेनियल नर्व है, हाँ। और जो टंग की मूवमेंट है उसके लिए कौन सी नर्व आती है? उसको बोलते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व, जो 12th क्रेनियल नर्व है। समझा? Yes, that is what you need to know about tongue. That's it. Any confusion till here? Okay, write this down. Yes. हो मूवमेंट ओनली मोटर, ठीक है। और सेंसेशन के लिए फेशियल। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट क्रेनियल नर्व्स एक हेडिंग दिया हुआ है, तो अपन क्रेनियल नर्व्स को थ्रू करने वाले हैं। और एमएसटी सीईटी के लिए तो पूरा ही है, है ना। चलो, अभी नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा था माउथ के बाद? ठीक है, फंक्शन पूरा बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी। नेक्स्ट क्या था? फैरिंग्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ के लो। वी आर डिस्कसिंग फैरिंग्स, माउथ, फैरिंग्स, सॉरी, और ये नीचे क्या है? ये ईसोफेगस, राइट। वैसे ही नोज में से कैविटी आती है, नेजल कैविटी, उसकी भी ट्यूब आती है, राइट। और यहाँ पे वो मिक्स हो जाता है, करता है का, और फिर वो आगे आता है इनटू द फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, विच इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। समझता है क्या दोनों का फर्क? यस। तो इधर हो क्या रहा है? फैरिंग्स में दोनों पार्ट मिक्स हो रहे हैं, राइट। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, दोनों जो है नेजल पाथवे, ओरल पाथवे मिक्स हो रहे हैं। सो फैरिंग्स में ना 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफैरिंग्स, ठीक है, ये बीच में जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ओरोफैरिंग्स, और फिर इधर लैरिंग्स के ऊपर आता है लैरिंगोफैरिंग्स। तो कितने पार्ट्स है? ठीक है, यू कैन राइट दिस देयर इफ यू वांट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना भी जा रहा है, हवा भी जा रही है। सो ओरोफैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। समझा? तो आंसर में अगर फैरिंग्स है और ओरोफैरिंग्स है तो तुम ओरोफैरिंग्स लिखोगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर। अभी अपना खाना जो है वो पीछे ही जाना चाहिए, हवा आगे ही जानी चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फ्लैप है, जिसमें पता है पैराशूट का ढक्कन आता है ऐसा, राइट, लाइक योर बॉटल। यस, काइंड ऑफ लाइक दैट एक ढक्कन आता है इधर। यस, ये ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। अभी ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? पता है? ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट, ठीक है। एपिग्लॉटिस उनके बीच में आ रहा है। यस, अभी एपिग्लॉटिस क्या करते हैं? जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना पीछे जाना चाहिए, तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। यस, कहते का। So what is epiglottis? It is a leaf-shaped हाइलिन कार्टिलेज का फ्लैप। पता होना चाहिए कौन सा कार्टिलेज है। तो एनिमल टिश्यूज में 11th में तुमने कार्टिलेज के टाइप्स पढ़े थे। कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन, उसमें 4 टाइप्स थे। तो हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली कांच के जैसा दिखता है, ब्लूइश ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो वो वाला कार्टिलेज का फ्लैप है, करता है हाइलिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। And what does this do?
इसका फंक्शन क्या है एपिग्लॉटिस का? इट विल क्लोज द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। जब आप खाना स्वॉलो कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू क्लोज द ग्लॉटिस। करता है क्या? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? अगर ये नहीं हुआ, जैसे खाना खाते खाते बहुत बात कर रहे हो या कुछ है, ये बंद करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर क्या होता है? खांसने लगते, कफ आता है, रिफ्लेक्स होता है। यस, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इसोफेगस भी खत्म कर दो उधर, उसका भी छोटा ही पार्ट है। ओके, इसोफेगस। इसोफेगस की वॉल में क्या होता है? हमको स्मूथ मसल्स मिलते हैं। अभी मुझे बताओ, स्मूथ मसल्स अपने कंट्रोल में है क्या? नहीं, तो ये इनवॉलेंट्री है। ये एक लंबा ट्यूब होता है अराउंड 25 सेंटीमीटर्स का। ये क्या करता है? नीचे नीचे जाता है फैरिंग से, फिर यहाँ पे क्या है? एक मसल होती है, कौन सी मसल है? डोम शेप्ड, उसको बोलते हैं डायफ्राम, राइट? तो ईसोफेगस उसके अंदर होल करके नीचे आ जाता है, डायफ्राम को पियर्स करता है, मतलब वो थोरैसिक कैविटी को पियर्स कर रहा है, अब्डोमेन में जा रहा है, करता है। और यहाँ किसके साथ अटैच हो रहा है? स्टमक के साथ। सो ईसोफेगस किसको किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स फैरिंग्स टू स्टमक। ये मैं तुम्हारे लिख रही हूँ, नहीं लिखा ये वाला पॉइंट तो भी समझ में आता है, राइट? अभी इसमें से सिर्फ खाना नीचे नीचे पास होगा। जब खाना नीचे पास होता है तो कैसे पास होता है? देखो, टॉम एंड जेरी में तुम लोग ने देखा है, जेरी पाइप में जाता है तो कैसे ऐसे बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा। वैसे ही यहाँ पे हमको एक मूवमेंट दिखेगी। अगर फूड जा रहा है तो वो पार्ट बड़ा, उसके आगे पतला, फिर बड़ा, ऐसा मूवमेंट। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस में क्या हो रहा है? जो मसल्स है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है? ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला रिलैक्स, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, आगे का रिलैक्स करता है। सो यहाँ पे क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अभी कौन से मसल्स है? स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स दो लेयर्स में अरेंज्ड है। देखो, बाहर का होता है लॉन्जिट्यूडनल, मतलब पूरे इसोफेगस में ऐसे लंबे लंबे ऊपर से नीचे तक के मसल्स हैं, और अंदर का है सर्क्यूलर, तो वो ऐसे गोल गोल है। तो जब सर्क्यूलर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होती है? खाना आगे पुश होगा, कहते हैं। एनी डाउट्स? नक्की? ओके, नाउ फैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है? फैरिंग्स का फंक्शन है स्वॉलोइंग, राइट? स्वॉलोइंग का बायोलॉजिकल टर्म है डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन मतलब जो खाना आप बेसिकली अपन गिरतो, राइट? तो दैट इज डन बाय फैरिंग्स। व्हेयरएज इसोफेगस सिर्फ क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस। एनी डाउट्स? राइट दिस डाउन। करता है ना सगळं? तो गाइज कल हम लोग ने ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट किया था, राइट? ह्यूमन डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग ने माउथ के बारे में पढ़ा था, हम लोग ने टीथ के सारे टाइप्स पढ़े थे, राइट? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। बट एक दांत का स्ट्रक्चर पढ़ना है अभी, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ tooth. Yes? ठीक है? Now, so अपना जो दांत होता है वो फिक्स होता है जॉ के सॉकेट्स में, राइट? तो उसको कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट बोलते हैं? गोम्फोसिस जॉइंट। So this is how it's going to look. Clear? Okay. अभी ऊपर का जो पार्ट है सबसे वो ना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है? बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं इनामल। व्हाट इज इट कॉल्ड? इनामल। अभी इनामल पे ना बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है? किससे बना है? तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना है, ओके?
अभी ये एनामल एक्टोडर्मल है, तुम लोग को पता है हमारी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है, एंडो, मीजो, एक्टो। तो एनामल क्या है? एक्टोडर्मल है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। और जो सेल्स एनामल बनाते हैं ओके, उनको बोलते हैं अमीलोब्लास्ट। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आके गया, अमीलोब्लास्ट। ठीक है, अभी जो दांत दिखता है उसमें एक्चुअली 3 पार्ट्स है। जो बाहर दिख रहा है जॉ के, उसको बोलते हैं क्राउन। ये नैरो पार्ट जो है वो हो गया नेक। ठीक है, और जो पार्ट पूरा आपके जॉ के अंदर है उसको बोलते हैं रूट। राइट, रूट कैनाल करते हैं अपन, तो वो होता है रूट्स। ठीक है, सो दांत का सबसे बाहर का स्ट्रक्चर क्या हो गया? एनामल। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, इसको बोलते हैं डेंटिन। यस, ऑब्वियसली इट इज स्लाइटली सॉफ्टर, दांत के जितना इतना हार्ड, मतलब इनामल के जितना हार्ड नहीं होगा। तो ये डेंटिन कौन सा बनाता है? डेंटिन बनाता है ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, डेंटिन कौन बनाता है? ओडोंटोब्लास्ट। और सबसे अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है तुम लोग को, इनर मोस्ट पार्ट, जहां पे एक्चुअली ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे, यस, ये पार्ट को बोलते हैं, तो ये जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पल्प। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट पार्ट इज पल्प। पल्प में क्या क्या है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन को कैविटी यहाँ तक अंदर जाती है ना, तो पेन होता है, वरना कभी भी पेन नहीं होता। और ये जॉ और इसको चिपकाने के लिए ये जो दिख रहा है, ये लेयर को बोलते हैं सीमेंटम। एनी डाउट्स? बेसिक स्ट्रक्चर समझा है दांत का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अपने लिए इतनी बहुत है। प्रॉब्लम है यहाँ तक? डू यू वांट टू राइट दिस डाउन फर्स्ट? दांत के लिए कौन सी नर्व आती है? तुम लोग ने क्रेनियल नर्व में पढ़ा होगा, डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं। सो 5th क्रेनियल नर्व। तो ये जो नर्व रूट्स है वो सारे किसके हैं? 5th, या फिर उसको बोलते हैं ट्राइजेमाइनल, या फिर डेंटिस्ट नर्व, क्योंकि डेंटिस्ट यहाँ पे एनेस्थीसिया देते रूट कैनाल के टाइम। ओके, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। फैरिंग्स वगैरह का पार्ट में रिपीट कर रही हूँ, उसमें और एक पॉइंट ऐड करना है। तो कल जो पढ़ा ना हमने फैरिंग्स, ईसोफेगस, वो सारा रिपीट कर रही हूँ। 5 मिनिटाचं काम आहे। याद रहेगा, हार्डेस्ट सेल्स, एक्टोडर्मल, ओडोंटोब्लास्ट, ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ओके, डन, राइट? ठीक है, चलो अभी बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो था फैरिंग्स। देखो, बकल कैविटी से जो पार्ट नीचे आता है, ओके, वो पार्ट को बोलते हैं फैरिंग्स, राइट? ठीक है, और नेजल पाथवे से भी एक पार्ट आता है, ट्यूब आती है जो आगे जाने वाली है, वॉइस बॉक्स में होके ट्रेकिया में जाने वाली। तो बेसिकली अपने पास 2 पार्ट्स है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में है फूड पाइप जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने पास एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। इन दोनों के लिए जो कॉमन एरिया है, ये दिख रहा है कॉमन एरिया, इसको बोलते हैं फैरिंग्स। सो फैरिंग्स इज बेसिकली अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स? ये पार्ट होगा नेजोफैरिंग्स, ये पार्ट होगा ओरोफैरिंग्स, और फिर इधर लैरिंगोफैरिंग्स। इसमें से ओरोफैरिंग्स क्या है? दोनों के लिए कॉमन है। सो ओरोफैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। आई होप ये तो अपने काफी बार 12th में पढ़ा है, राइट? अभी
यहाँ पे एक ढक्कन जैसा काम करने के लिए एक फ्लैप होता है, ये फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये होता है लीफ शेप और कौन से कार्टिलेज का, हाइलिन कार्टिलेज का। इसका फंक्शन क्या है कि जब भी स्वॉलो कर रहे हैं इट विल क्लोज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, क्लोज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग म्हणजे गिळणं, राइट। अभी इसकी ट्रेकिया के ओपनिंग को एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस और ईसोफेगस की ओपनिंग का नाम है गलेट, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया है। अब फैरिंग्स में तुमको पता है जब सर्दी होती है यहाँ पे बहुत दुखता है, टॉन्सिल्स का पेन होता है, राइट। तो यहाँ पे फैरिंग्स में ऐसे पूरा एक रिंग बना के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं टॉन्सिल्स। यस, ये पूरी रिंग का एक नाम है, जस्ट टेक इट आउट हियर, उसको बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। यस, ये कल हमारा रह गया था इसके लिए, ठीक है, किधर गया। यस, सो व्हाट इज वॉल्डेयर्स रिंग। अगर मैं इसको ऐसे कट करके दिखाऊं तो बेसिकली तुमको दिखेगा कि ऐसे लिम्फॉइड टिश्यू है सब जगह। तुम लोग ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पढ़ा था 12th में, मैं अभी पढ़ाऊंगी वापस। तो वहां पे तुमको पता है लिम्फॉइड टिश्यू क्या करता है। देखो जैसे अभी अपने यहाँ पे कोई मारामारी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या करते हैं पुलिस वाले आके उसको लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, वैसा ही लिम्फॉइड टिश्यू करता है। यहाँ पे कुछ भी अगर बैक्टीरिया आया, कुछ भी पैथोजेनिक आया तो सारे WBCs आएंगे, उसको उठा के लेके जाएंगे लिम्फॉइड टिश्यू में, जहाँ पे उसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बैक्टीरिया है, हार्मफुल है, हार्मलेस है, कैसे मारना है, समझते हैं। सो लिम्फॉइड टिश्यू किसके लिए है, इम्यूनिटी के लिए। एनी डाउट्स। अभी होता क्या है, कभी कभी छोटे बच्चों में ये टॉन्सिल जो बोलते हैं अपन ना, उसका साइज बहुत बढ़ जाता है। जैसे सर्दी वर्दी हो गई, हो सकता है तो उनका ये साइज बहुत बढ़ जाता है। जब ये साइज बढ़ जाता है दे हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसके लिए उन लोग में वो टॉन्सिल निकाल देते, करता है। बट वो सिर्फ बच्चों में करते हैं, बाद में बड़े लोगों में इतना इशू नहीं होता है। सो व्हाट आर दीज टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स बेसिकली क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू है और उसको निकाल देते किसमें, अगर इन्फेक्शन हो गई तो क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस। मैंने बोला था आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन, तो टॉन्सिल में सूजन आती है, राइट, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। और अगर ऐसा हुआ तो उनकी टॉन्सिल को निकाल के फेंक देते हैं, कहता है, उसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी। जब कोई भी वर्ड को तुम एक्टमी ऐड करते हो मतलब उसको रिमूव किया है, वो सर्जरी का नाम होता है टॉन्सिलेक्टमी, मतलब रिमूवल। जैसे अगर अपेंडिक्स निकाल रहे तो सर्जरी का नाम क्या होगा, अपेंडिसेक्टमी। कहता है स्टमक निकाल दिया तो गैस्ट्रेक्टमी। कोई भी वर्ड को एक्टमी निकाल मतलब वो पार्ट निकाल दिया, कहते हैं। आता यू वांट टू नोट दिस डाउन, दीज एक्स्ट्रा थिंग्स। यस, ओके। नाउ फैरिंग्स के आगे क्या आएगा, इसोफेगस, एक ट्यूब आएगी, राइट। ये हो गया बक्कल कैविटी, ये हो गया फैरिंग्स। अब एक ट्यूब आएगी, देखो ये ट्यूब किधर किधर से पास होती है। यस, ऊपर होता है थोरेसिक कैविटी, ऐसे लंग्स होंगे, दिख रहा है, ऐसा रिब्स, सॉरी हार्ट होगा, हार्ट के पीछे भी मैंने हार्ट ऐसे रफली ड्रॉ किया, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, बट उसके पीछे से जाएगा, पता है। फिर यहाँ पे एक मसल आती है, कौन सी मसल है, डोम शेप मसल, डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है, अपनी बॉडी को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, ओके। ऊपर के पार्ट को बोलते हैं थोरैसिक रीजन, थोरैसिक कैविटी, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं, वेरी गुड, और उसके नीचे होता है पेल्विक रीजन। तुम लोगों को पता है तीनों कैविटीज। यस, हाँ। अभी इसोफेगस इसको पियर्स करके इसमें होल बना के अंदर आ रहा है। एनी डाउट्स, समझता है। अब यहाँ पे ये ऐसे मीट हो रहा है स्टमक से, करता है ना नीट। यस, अभी अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसोफेगस की लेंथ कितनी है।
ईसोफेगस की लेंथ होती है अराउंड 20 to 25 सेंटीमीटर। देखो कोई भी वैल्यूज ना एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो नीट में मोर और लेस आने का चांस नहीं है, बट एमएसटी सीईटी में मेंशन है तो वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, करता है फर्क। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अभी देखो ये बना है कौन से मसल से, स्मूथ मसल से, ठीक है, अनस्ट्राइटेड मसल से, और ये 2 लेयर्स में होता है। बाहर का लेयर को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल, मतलब वो मसल जैसे स्ट्रेट रहेंगे, और अंदर का होता है मतलब अंदर के मसल्स ऐसे रहेंगे। अभी ये दोनों मसल्स एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दूसरा रिलैक्स होगा। जैसे सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लॉन्जिट्यूडनल रिलैक्स हो रहा है, उससे क्या होगा, अगर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो खाना आगे जाएगा, पता है। सो व्हाट इज द फंक्शन हियर, द फंक्शन इज पेरिस्टालसिस। व्हाट इज पेरिस्टालसिस, rhythmic contraction of these muscles, है कि नहीं। और ये क्या करता है, it pushes the food forward। इधर तो कोई प्रॉब्लम है, यस, खाना आगे ढकलता है, राइट। अभी ये आता है स्टमक में, तो स्टमक में खाना आने के टाइम यहाँ पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, नहीं तो खाना उल्टा भी तो ऊपर आ सकता है, जैसे वॉमिटिंग में होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पूरे बंद हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। जब भी सर्कुलर मसल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। दिखता है, तो ये स्फिंक्टर किधर है, स्टमक और ईसोफेगस। स्टमक का नाम होता है गैस्ट्रो, अपन बोलते ना गैस्ट्रो जाला, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेगल मतलब ईसोफेगस के बीच की स्फिंक्टर। एनी डाउट्स, या फिर इसका, बिकॉज ये हार्ट के पास है, इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। एनी डाउट स्टिल हियर। इसका फंक्शन क्या है, इट विल अलाउ द फूड टू गो इन वन डायरेक्शन, इट विल प्रिवेंट रीगर्जिटेशन। अपने को कभी कभी पता है वॉमिटिंग के टाइम पूरा ऊपर आता है, एसिडिटी होती है तो पूरा ईसोफेगस में जलन होती है, राइट। तो ये इसका काम है कि खाना ऊपर ना आए। सो व्हाट इज द फंक्शन, इट प्रिवेंट्स रिगर्जिटेशन। कहता है रिगर्जिटेशन का मीनिंग होता है बैकफ्लो ऑफ फूड। एनी प्रॉब्लम, डू यू वांट टू राइट दिस डाउन। ठीक है, आई थिंक वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग यस्टरडे, वी वर लेफ्ट विद एक क्वेश्चन में ये भी आया था, ईसोफेगस किसको किसको पियर्स करके जाता है, इट पासेस थ्रू द थोरैसिक कैविटी, इट पियर्सेस द डायफ्राम एंड गोज बिलो, राइट। हो गया सबका लिख के, तूने उत्तर गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज गोइंग टू बी स्टमक। किधर होता है स्टमक, कौन सी कैविटी में होता है, किसके नीचे होता है, डायफ्राम, बरोबर है। कौन से साइड पे होता है, लेफ्ट। ठीक है, तो ये पूछा गया, लिवर के बारे में पूछा था बट स्टमक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डायफ्राम ड्रॉ कर दिया, यस, डाउट्स है क्या, ये ऐसा। ठीक है, स्टमक बेसिकली, मार्कर्स कहाँ गए, okay, let's talk about the next organ, that is stomach. स्टमक होता है अराउंड 20 to 25 सेंटीमीटर्स, वापस एमएस बुक में दिया है, सीट नीट में नहीं है। ठीक है, जब भी नीट की कोई वैल्यू होगी मैं तुमको स्पेसिफिकली बोलूंगी। ठीक है, अब इसका शेप क्या है, जे शेप्ड है। क्या है, जे शेप्ड है। ठीक है, अभी इसके ये पार्ट को बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। मैं नेमिंग्स है ना अलग कलर से दे रही हूँ। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर क्योंकि मेन बड़ा पार्ट है, तो इस तरफ की कर्वेचर को क्या बोलोगे, लेसर कर्वेचर, हो कि नहीं। स्टमक किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ईसोफेगस, और नीचे कौन है ये, कौन सा पार्ट उसका, डिओडेनम।
किसको कनेक्ट कर रहा है? करता है। अभी ऊपर ईसोफेगस और नीचे डियोडेनम। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, दोनों जगह हमारे पास स्फिंक्टर्स होंगे। ऊपर वाले स्फिंक्टर का नाम अभी हमने पढ़ा क्या था? या फिर यस, जानबूझ के मैं तुम लोग को पूछ रही हूँ सो दैट इधर के इधर वो वर्ड्स बाय हार्ट हो जाते हैं। यस, ईसोफेगल या कार्डियक स्फिंक्टर, उसका काम है प्रिवेंट बैक फ्लो। इधर भी एक स्फिंक्टर आएगा, दिख रहा है तुम लोग को? ये स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या है इसका फंक्शन? क्या होगा कि खाने को सिर्फ स्टमक से डियोडेनम में भेजे, उल्टा नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम? स्टमक को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। ओके, मैं रफली 4 पार्ट्स ऐसे ही बना रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है, व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक? इधर ही लिख दूं कि अलग से लिखूं? इधर लिखा तो चलेगा। ये हार्ट के पास है, इसको बोलेंगे कार्डियक। ये ऊपर फंडस है, देखो जो कर्व हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फंडस। पता है? ये पार्ट होगा बॉडी, और ये पाइलोरस के पास है, इसके लिए पाइलोरस। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसकी वजह से पाइलोरस, समझा? उल्टा मतलब पाइलोरस की वजह से इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते। सो कितने पार्ट्स हो गए स्टमक के? 4। कौन से? कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। एनी प्रॉब्लम? देखो, अभी अगर मैं कोई भी ऑर्गन को कट करके देखूं, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी ऑर्गन कट करके देखूं, तो हमको कुछ 4 लेयर्स मिलने वाले हैं। इसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, कोई भी पार्ट ले लूं, स्टमक का भी कर लेती हूं मैं, फिर इंटेस्टाइन की भी बताऊंगी। सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं सीरोजा। काय म्हणतात? सीरोजा। सीरोजा किससे बना है? कोई भी ऑर्गन की कवरिंग किससे बनी होती है? एपिथेलियम से। बिकॉज ये मिडल पार्ट मेसोडर्म से बना है, इसको बोलेंगे मेसोथीलियम। तो ये किससे बना है? एनी प्रॉब्लम? करता क्या? काय करती है मी? मैंने इसको सिर्फ कट करके हम लोग देख रहे हैं। यस, इसके बाद सेकेंड लेयर होगा मस्क्यूलर लेयर। ठीक है, तो ये दिख रहा है मस्क्यूलर लेयर, इसको बोलेंगे मस्क्यूलरिस। क्या बोलेंगे? मस्क्यूलरिस। कौन से मसल्स होंगे? हमने ईसोफेगस में भी देखा था। कौन से मसल्स है? स्मूथ मसल्स। वेरी गुड। स्मूथ मसल्स लेयर्स में थे। आउटर कौन सा था? अंदर कौन सा था? इधर भी वही मिलेगा, राइट? लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल का अरेंजमेंट, उसके अंदर सर्क्यूलर। स्टमक में एक्स्ट्रा है, क्योंकि स्टमक में हम लोग पूरा, मुझे मम्मी कैसे घर पे बटर मिल्क बनाती पता है, पूरा फूड ऐसे स्टमक में पूरा वैसा होगा ना। बहुत देर खाना नहीं खाया तो ऐसे स्टमक में से ऐसे कुड़ करके आवाज आता है, वो इसके वजह से। तो अंदर होगा ऑब्लिक मसल, पता था? लॉन्जिट्यूडनल पुश करने को, सर्क्यूलर प्रेस करने को, ऑब्लिक ट्विस्ट करने को। एनी डाउट्स? वेरी गुड। इसके आगे की लेयर देखें, इधर इसके अंदर जो लेयर है उसको बोलते हैं सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा क्यों? क्योंकि इसके अंदर, मैंने रेड क्यों यूज किया, इसके अंदर होंगे ब्लड वेसल्स, इसके अंदर होंगे लिम्फ वेसल्स, नर्व्स। सो इट हैज ब्लड वेसल्स, lymph vessels, nerves. Any problem? पक्का? सबसे अंदर जो लेयर है उसको बोलते हैं म्यूकोजा, क्योंकि उसमें म्यूकस बनाने वाले सेल्स है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है। ठीक है, तो ऑल द ग्लैंड्स, ऑल द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर के जो ग्लैंड्स है वो कहाँ मिलते हैं हमको? म्यूकोजा में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने म्यूकस सेल्स भी उसी में है, नो इश्यूज। इधर तो कोई प्रॉब्लम है? और जो अंदर जिधर एक्चुअली खाना जा रहा है वो ल्यूमेन होता है, जैसे पाइप में नहीं क्या खड्डा, वो ल्यूमेन होता है। कल्ले का नक्की? पक्का? अब स्टमक में क्या होता है, ये जो म्यूकोजा है ये बहुत स्पेशल हो जाएगा। सो इन स्टमक, आई राइट इट हियर ओनली, ठीक है? इन स्टमक म्यूकोजा एकदम थिक फोल्ड्स बनाता है, थिक मस्कुलर फोल्ड्स है बिकॉज ऑफ ऑल दीज लेयर्स।
तो अगर मैं स्टमक ड्रॉ करके दिखाऊं ना, कुछ ऐसा दिखने वाला, दिखता है एकदम थिक फोल्ड्स, दिखता है। इससे क्या होगा, खाना अच्छे से क्रश होगा, एकदम छान घुसड़ना। वो घर पे पता है वो बटर मिल्क बनाने का कैसा होता है, फोल्ड्स फोल्ड्स वैसा है। इसको बोलते हैं रगे। क्या बोलते हैं? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अच्छे से समझा है यहाँ तक? आगे जाऊं, कंसेप्ट स्टमक का खत्म करूं एक बार में, ठीक है। ये मैंने इनर सेक्शन सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि तुमको समझे कि कौन सी लेयर अलग है, राइट। यहाँ पे अलग क्या है, ऑब्लिक, और दूसरा ये रगे, बराबर। अब मैंने बात किया यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? अभी अगर ये रगे में हम लोग अच्छे से देखेंगे ना, वी आर गोइंग टू सी ऐसे फोल्ड्स, दिखता है। यहाँ पे होंगे सारे हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, किससे क्या बनेगा, ओके। तो ये देखो, ये वाला पार्ट नेक के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं नेक सेल्स या गॉबलेट सेल्स, राइट। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस। एवढा प्रॉब्लम है कुछ? पक्का? ओके। उसके नीचे अभी सेकेंड लेयर में होगा चीफ सेल्स, या सॉरी नहीं, चीफ सेल्स यहाँ नहीं होगा, पहले होगा पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। यहाँ पे इनको बोलते हैं पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं HCl। तुमको पता है स्टमक एसिडिक है, स्टमक में HCl होता है, तो वो HCl कौन बनाता है? पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। करता है का नीड? ओके। अभी एक्सक्यूज, इसके अलावा विटामिन B12 के लिए एक फैक्टर लगता है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ विटामिन B12। वो भी कहाँ पे होगा? इधर से ही आएगा। और फिर एंड में यहाँ पे तुमको बहुत सारे बड़े, बहुत ज्यादा जगह दिख रही है, तो मेन सेल्स जो है वो ये है, ज्यादा सेल्स के लिए जगह भी दिख रही है, इनको बोलेंगे चीफ सेल्स, क्योंकि ज्यादा है, मेन क्वांटिटी इसकी है। या पेप्टिक सेल्स, ये क्या बनाएंगे? ये प्रोटीन ब्रेक करने का एक एंजाइम बनाएंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम बनाएंगे? पेप्सिन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एंजाइम का नाम है पेप्सिन, बट यहाँ पे जो बनता है वो है इनएक्टिव। स्टार्टिंग में इनएक्टिव है, नहीं तो फिर स्टमक ही तोड़ देगा, स्टमक ही डाइजेस्ट कर लेगा, राइट। खुद के वॉल को ही तोड़ने लगेगा, इसके लिए वो इनएक्टिव है। उसका नाम है पेप्सिनोजेन। जब भी एंजाइम के नाम के आगे जन आता है मतलब वो इनएक्टिव है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इधर तक सही से समझा है? सॉरी, यस। इसके अलावा यहाँ से और कुछ एंजाइम्स आते हैं। कौन से? एक होता है रेनिन। रेनिन है ना, बायो में 2 रेनिन आते हैं, एक सिंगल एन वाला, एक डबल एन वाला। तो कहाँ पे कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम में डबल एन वाला, जो एक एंजाइम है, मिल्क ब्रेक करने के लिए एंजाइम है। सिंगल एन वाला आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो एक हार्मोन है। तर लक्षात कसं ठेवायचं? सुसु में 1 एन कम है, असं लक्षात ठेवते मी, असं इजी है, याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स ऑप्शन में तुमको दोनों भी रहेंगे। क्लियर? ओके। नाउ कमिंग टू, इन सब के फंक्शंस भी बाद में बताऊंगी। वी ऑल्सो हैव सम वियर सेल्स जिनका नाम है आर्गेंटाफिन सेल्स। लास्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एकदम नीचे होंगे आर्गेंटाफिन सेल्स। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अभी तक जो भी ग्लैंड मैंने बताया तुमको, गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह, वो सब एक्सोक्राइन था, वो एंजाइम्स दे रहा था, केमिकल्स दे रहा था, बराबर है। बट ये जो है, ये क्या है? तुम्हारे एंडोक्राइन सेल्स है। तुम लोग ने 12th में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, या 11th में, जब भी पढ़ा होगा, तो उसमें तुम लोग ने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ हार्मोन्स आते हैं, सिक्रिटिन, गैस्ट्रिन, माहित है। तो यहाँ से कौन सा हार्मोन और केमिकल आता है?
एक तो है गैस्ट्रिन हार्मोन और सेरोटोनिन। ये क्वेश्चन आया था, गैस्ट्रिन कहाँ से आता है, गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बाकी हर एक चीज मेंशन्ड है। ठीक है, फंक्शन सिर्फ रह गए, तुम लोग को लिख के लेना है क्या पहले? ठीक है, चलो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ स्टमक। ठीक है, 4-5 फंक्शंस है, इजी इजी एकदम। कौन से एंजाइम्स है, क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में देख लेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टमक। सबसे पहले स्टमक क्या है, थोड़ा सा बड़ा जगह, तो ये फूड को स्टोर करेगा। इट विल स्टोर फूड फॉर 4 to 6 hours। क्लियर? ओके, इसके अलावा ये फूड को चर्न करेगा। चर्न मतलब घुसड़। तो यस, जो भी हमने फूड खाया है उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स करेगा। गैस्ट्रिक जूस मतलब ये सारे जो भी चीजें अपन ने बोली ना, सब मिक्स करेगा। यस, और अब ये जो पार्ट होगा, देखो HCl एसिड है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो भी एसिडिक रहता है, तो जो पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं काइम। तो स्टमक में जो सेमी सॉलिड पार्ट बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं काइम। और काइम कैसा होता है, एसिडिक। एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है। ये म्यूकस क्या करेगा, तुम लोग को चाहिए तो इसके आगे जगह है तो फंक्शन उधर लिखा तो भी चलेगा इसका। म्यूकस क्या करेगा, देखो HCl रिलीज हो रहा है। HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो स्टमक के अंदर होल्स क्रिएट कर सकता है, जिसको अपन अल्सर बोलते हैं। तो म्यूकस उसको प्रिवेंट करेगा। म्यूकस HCl और स्टमक लाइनिंग को कांटेक्ट में आने ही नहीं देता। अगर ये स्टमक की लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब उसके सेल्स है, ये HCl है, तो म्यूकस क्या करेगा, बीच में उसकी एक लेयर बनाएगा, सो दैट HCl कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टमक लाइनिंग। कहते हैं सो द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर दिस आउट। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड चीज क्या सिक्रेट हो रही है, पैराइटल सेल से HCl सिक्रेट हो रहा है। ये HCl क्या कर रहा है, कहते हैं ना, कैसे एक्सप्लेन करती है मी। HCl एसिडिक है, ये स्टमक के एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। हमने बोला था ना पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, तो इट्स गोइंग टू एक्टिवेट दिस पेप्सिनोजन। बिकॉज ऑफ HCl इट्स गोइंग टू बिकम पेप्सिन। और ये क्या है, ये एक प्रोटीन ब्रेकिंग प्रोटीएज एंजाइम है या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। कहता है इसके वजह से स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.8 HCl के वजह से। एनी प्रॉब्लम? इसके अलावा ये क्या करने वाला है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। इसीलिए नॉर्मली कुछ भी खाया तो अपने को इतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता, राइट? उसके साथ एक और फैक्टर आ रहा था। कौन सा फैक्टर आ रहा था, कौन बताएगा? स्टमक के साथ कौन सा फैक्टर आ रहा था? यस, विटामिन B12 की इंट्रिंसिक फैक्टर आ रही थी, याद है? विटामिन B12 की इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करती है, देखो ये अपने स्टमक को बेसिकली वो फैक्टर का नाम एक होता है CIF, बताऊंगी उसके बारे में। ठीक है, CIF, इट इज कॉल्ड एज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, विटामिन B12 तुम बाहर से भी खाते हो, बट अगर ये फैक्टर नहीं है तो वो बॉडी में फंक्शन नहीं कर सकता। विटामिन B12 क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करता है। देखो तुम लोग ने पढ़ा होगा कि जो बच्चे रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, बच्चे मतलब बच्चों में नहीं, जो न्यू रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर विथ न्यूक्लियस। बट जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव विदाउट न्यूक्लियस। यस, तो ये इमेच्योर रेड ब्लड सेल से मैच्योर रेड ब्लड सेल कौन बनाएगा,
विटामिन B12 कहते हैं का, और उसके लिए ये CIF इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो रेड ब्लड सेल क्या होगा, मोटा होगा, तो अपने व्हाइट ब्लड सेल्स उसको रखेंगे क्या, नहीं, उनको खा जाएंगे, तो रेड ब्लड सेल की नंबर कम हो जाएगी। ये अगर विटामिन B12 वाला फैक्टर इफ दिस इज एब्सेंट तो मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मतलब बड़े, साइटिक मतलब सेल्स, बड़े सेल वाली एनीमिया होगी। कहता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एनीमिया मतलब रेड ब्लड सेल कम होना। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, मैं वो टाइम पे नहीं एक्सप्लेन किया सब कुछ कारण खूप कन्फ्यूज झालं असतं तो मला, ओके नाही। अनीमिया, इसी का दूसरा नाम है पेरिनीशियस अनीमिया। ये क्वेश्चन भी आके गया है। एनी प्रॉब्लम? अगर किसी में HCl नहीं बन रहा है तो क्या होगा, उनमें प्रोटीन डाइजेशन होगा क्या, नहीं, इसके लिए वो एसिड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर तक कोई प्रॉब्लम? लास्ट चीज क्या बन रही थी, पेप्सिनोजेन। ठीक है, सो व्हाट ऑल एंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन द स्टमक, स्टमक के एंजाइम्स, गैस्ट्रिक एंजाइम्स कौन से हैं, पहला कौन सा था, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन बनाता है पेप्सिन, बरोबर है। तो यहां पे पेप्सिन, ये स्टमक के जो एंजाइम्स है ना, मोस्टली प्रोटीएज एंजाइम है, मतलब क्या है, प्रोटीन को तोड़ेंगे, तो पेप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ेगा। उसके डाइजेशन में अपन देखेंगे वो क्या कर रहा है, टेंशन नको, ओके। उसके अलावा मिल्क डाइजेशन के लिए आएगा रेनिन। बच्चों में जो सिर्फ दूध पीते हैं, छोटे 3-4 साल तक के बच्चे, उन लोग को रेनिन, क्यों, रेनिन मिल्क का प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। और लास्ट में आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज क्या ब्रेक करेगा, लिपिड्स। गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक से आया, बट ये बहुत कम होता है एंड ऑलमोस्ट इनएक्टिव है। ये एसिडिक कंडीशन में एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ बन रहा है। एवढं कळलंय का? इसके फंक्शन में फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी, आता नको, आता फक्त एवढं लक्षात ठेव, इतना याद रखो कहाँ से क्या क्या बन रहा है और क्या फंक्शंस है। एनी डाउट्स? यस, इफ यू ऑल वांट, तुम लोग ने जो ग्लैंड्स लिखे उधर जगह है तो उधर ही फंक्शन लिख दो, वरना यहाँ एनीथिंग होगा। पीएच सॉरी, एसिडिक हो जाता है ना, स्टमक इज हाईली एसिडिक। यस, इसके लिए अपने को एसिडिटी वगैरह हो जाती। अच्छा, और एक चीज, HCl अगर नहीं हुआ तो क्या होता है, HCl हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई विल राइट इट हियर, 2 मिनट। ठीक है, ये जो HCl है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को एक्टिवेट करता है। हीमोग्लोबिन में तुमको याद है Fe3+ से Fe2+ बनना है, वो करने के लिए हमको HCl चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन होगा क्या, तो रेड ब्लड सेल्स कैसे होंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। तो ये कौन सा एनीमिया देगा, माइक्रोसाइटिक। माइक्रो मतलब छोटे, साइटिक मतलब सेल्स। एनीमिया क्यों, क्योंकि उससे सारे सेल्स मर जाते। बट जितना मैंने देखा क्वेश्चन पेरिनीशियस पूछा जाता है, मैक्रो माइक्रो इतना नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट कौन सा पार्ट आएगा, स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला मैं जानबूझ के रख रही हूँ बिकॉज हम लोग ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से यूज करेंगे, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो हमको पता है स्टमक खत्म हो रहा है, यहाँ से आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं डिओडेनम। ठीक है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अराउंड होती है 6 मीटर्स की, बहुत लंबा होता है, बट उसकी डायमीटर बहुत छोटी होती है, अराउंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर। इसके लिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट इज डिओडेनम। डिओडेनम कौन से शेप का दिख रहा है, सी शेप का दिख रहा है। ठीक है, अभी ओवर एक्टिंग, MH बोर्ड में इसको यू शेप बोला है, तो CBSE में सी, उधर यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है एक हाईली कॉइल्ड, ये होता है अराउंड 25 सेंटीमीटर के आसपास ही, स्टेट बोर्ड की वैल्यू अगेन। ठीक है, हाईली कॉइल्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं, सेकेंड पार्ट जो है
जेजुनम, जो होगा अराउंड 2.5 मीटर्स का। जेजुनम में होंगे बहुत सारे ग्लैंड्स, डिओडेनम में भी बहुत ग्लैंड्स होने वाले हैं और इधर भी बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, मतलब इनका फंक्शन है सिक्रीट करना। लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम। अगेन इलियम इज हाईली कॉइल्ड, लेंथ इज 3.5 मीटर और इसका मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब जो भी खाना ब्रेक होते होते यहाँ तक पहुंचा है वो सारी चीजें अभी ब्लड या लिम्फ में अब्सॉर्ब करना। पहला, इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट, यस लाइक दिस। इसको कौन सा पार्ट बोला था हमने? सीकम। अभी इधर भी ऑफ कोर्स अलग ऑर्गन है तो वहां पे अलग ऑर्गन है, तो वहां पे भी क्या होगा? वाल्व्स या फिर स्फिंक्टर होगा। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर था उसका नाम क्या था? पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। अब स्फिंक्टर मतलब सर्कुलर मसल्स है, बट यहाँ पे वाल्व्स आएंगे। अभी तक स्टमक में, पूरे सिस्टम में किधर भी वाल्व्स नहीं थे। इलियम और सीकम पे बीच में वाल्व आएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार लार्ज इंटेस्टाइन आया मतलब सब वेस्ट है, तो यहाँ से उल्टा आना चाहिए क्या? नहीं। और यहाँ से नीचे भेजने के पहले सोचना चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर दरवाजा है। कहता है ये वाल्व का नाम है इलियोसीकल वाल्व। क्लियर है? इलियोसीकल वाल्व। अभी ये वाल्व का फंक्शन क्या है कि डेफिकेटेड मैटर, इजेस्टर वेस्ट शुड नॉट एंटर अप। कोई प्रॉब्लम है तो फंक्शन लिख देते हैं प्रिवेंट बैकफ्लो। बेसिकली हर जगह वाल्व का फंक्शन तो वही है। ओके, अभी इसको कट करके देखेंगे, ठीक है? सेम लेयर्स दिखेंगी। अभी मैं इसको बोलती हूँ टीएस, वो स्टमक का टीएस बनाया था, अब ये किसका टीएस है? यस, आउटर मोस्ट लेयर फिर से होगी सेरोजा, सेम मिडिल मस्क्यूलरिस, लेकिन मस्क्यूलरिस में कौन सा मसल एब्सेंट होगा? ऑब्लिक, कर रखा, ठीक है। सब म्यूकोजा में सेम चीज और फिर म्यूकोजा। अब यहाँ पे क्या अलग है? सब म्यूकोजा में होते हैं सारे इसके ग्लैंड्स। डिओडेनम के जो ग्लैंड्स है उसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। वो कहाँ पे मिलेंगे? सब म्यूकोजा अंदर मिलेंगे। स्टमक के ग्लैंड्स किधर थे? म्यूकोजा। माउथ के, लार्ज इंटेस्टाइन, सब के ग्लैंड्स म्यूकोजा। सिर्फ डिओडेनल ग्लैंड्स, डिओडेनल, I'll just write this with red so you're not confused. क्या झालं? डाउट्स क्या? सब म्यूकोजा में नर्व्स वगैरह सब तो है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिओडेनल ग्लैंड्स या ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर सब म्यूकोजल। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा तुमको याद है अभी हमने एक यहाँ पे फैरिंग्स में वॉल्डेयर्स पैच देखा था, तो इंटेस्टाइन को, स्टमक में तो एसिड है, बचा लेगा, बट इंटेस्टाइन में एसिड है क्या? नहीं। तो उधर प्रोटेक्शन के लिए आर्मी चाहिए कि नहीं? तो उसके सब म्यूकोजा में पूरी एक लिम्फ टिश्यू की लेयर रहेगी। अशी कहते हैं पूरे लिम्फॉइड टिश्यूज रहेंगे। यस, इट विल हैव लिम्फॉइड टिश्यूज, जिसको बोलते हैं पेयर्स पैच। मतलब ऐसे हर जगह बेसिकली पुलिस चौकी है छोटी छोटी, ठीक है? तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इमीडिएटली वो वेस्ट को, सॉरी खाने को अंदर खींच के लेगा। कहला सो पियर्स पैच भी क्या है? इम्यूनिटी के लिए लिम्फॉइड टिश्यू से बना है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? समझा? इनर मोस्ट लेयर कौन सा बोला हमने? म्यूकोजा। म्यूकोजा में यहाँ पे भी कौन से सेल्स होंगे? म्यूकस सेल्स। बट स्टमक में म्यूकोजा का एक स्पेशल फोल्ड बना था। क्या बना था? रगे। यहाँ पे म्यूकोजा का एक बहुत स्पेशल फोल्ड बनने वाला है। तुम लोग ने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, देखो टेक्स्ट बुक में, इंटेस्टाइन का, राइट? इंटेस्टाइन में ये म्यूकोजल सेल्स बनाते हैं विलाई। विलाई क्या करेंगे? अब्सॉर्प्शन, दे इंक्रीज द एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन, राइट? और ये विलाई पे जो सेल्स है उनको है माइक्रोविलाई। तुम्हारा वेगळा कळता है ना, कंफ्यूजन नहीं होता है ना? इधर मिल रहा है क्या? सेल्स विथ
माइक्रोविलाई, या इसी को बोलते हैं सेल्स विथ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मतलब बेसिकली क्या, कि जो भी चीज है वो ऑब्जॉर्ब करेंगे, कहता है सेल्स विथ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ऐसे हर जगह रहेगा, मैं सिर्फ ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ, या फिर इसी को बोलेंगे माइक्रोविलाई। विलाई ये फिंगर लाइक पतला प्रोजेक्शन है, रगे बहुत थिक फोल्ड्स थे। ये विलाई क्या है, छोटे छोटे फिंगर्स जैसा है, और इसके ऊपर हर जगह है सेल्स विथ माइक्रोविलाई। अभी कोई डाउट्स है? ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि देखो इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, खाना खींच के लेना, तो जितना अब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा न्यूट्रिशन आएगा, करता है। दैट इज व्हाई दे हैव विलाई। विलाई विल हेल्प इन फास्ट इंक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टिल हियर? अब यहाँ पे ये विलाई के अंदर क्या क्या होता है, ये विलाई के अंदर होंगे ब्लड वेसल्स, क्योंकि देखो खाना अंदर आएगा तो किसके पास जाएगा, ब्लड वेसल्स के पास, कॉमन सेंस। तो इनके पास है कैपिलरीज। फैट ब्लड में जाएगा क्या, नहीं, तो फैट लेके जाने के लिए हमको चाहिए लिम्फ वेसल। तो यहाँ पे एक लिम्फ वेसल है, दिख रही है अभी, जिसको हम बोलेंगे लैक्टियल, विच हैज lymph. Any doubts? Are you all understanding how it is different? Functions अलग से पढ़ाऊंगी, पर इधर तक कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे तुमको खड्डा दिख रहा है, ये खड्डे में होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। कहता है ये खड्डे को बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकून। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकून, and crypts of Lieberkühn will have all the intestinal glands, जो बेसिकली इंटेस्टाइन के एंजाइम रिलीज करेगा। समझता है का हेवी जाता है खूब। म्यूकस किधर रहेगा, ऊपर, म्यूकस सेल्स इधर ही रहेंगे। म्यूकस सेल्स, गॉबलेट सेल्स, जो भी बोलो, म्यूकस सेल्स को ही गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, वो तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था। आई नो थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा आज बोर्ड, बट कहता है का तुम लोग चाहिए तो वो डायग्राम बनाओ, फिर साइड में ये बना दो या अलग से बना दो। ओके, यहाँ पे होंगे तुम्हारे पैनेट सेल्स। पैनेट सेल्स बेसिकली क्या करें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करें, या उसी को बोलते हैं जाइमोजेनिक सेल्स। यस, और जैसे यदि स्टमक में अपन ने देखा था वो ऑग्रेटेड जैसा नाम वाला एग्रेटाफिन सेल्स, तो वो भी इधर ही रहेंगे, सगळं खाली असणार आत। डाउट्स? इसके बहुत सारे एंजाइम्स होने वाले हैं जो मैं फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। दिस इज द होल थिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, डन। हेवी झालं ना थोडंसं आजचा सेशन।